नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नों का रिवीजन। चलिए तो जो आईएमपी प्रश्न होते हैं उनका हम रिवीजन करेंगे यहाँ से। अब देखिए, ब्लूप्रिंट के आधार पर इस प्रश्न से, इस अध्याय से हैं जो कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। अब यहाँ देखिए, जो प्रश्न रहेंगे तीनों क्या रहेंगे? वैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ऐसे प्रश्न जो या तो विकल्प में पूछे जाएंगे या खाली स्थान में या जोड़ी सत्य सत्य में पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर की यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? और 3 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ से इस अध्याय से जो विकल्प है किस प्रकार बनेंगे वो देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? जूल है। कार्य का एसआई मात्रक है जूल। दूसरा देखते हैं, एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से क्या है? गतिशील है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर गतिज ऊर्जा बतानी है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv²। m मतलब द्रव्यमान, v क्या है? वेग है। अब देखते हैं तीसरा है, क्या है यहाँ पर? तीसरा है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है? किसी बल द्वारा हम बल लगाएं तो कार्य क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या कोई नहीं। तो जो कार्य है वो क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। अगला देखते हैं, एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक क्या करता है? बल लगाता है या खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु की स्थिति है जो स्थान से हिलती नहीं है। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा? जब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कोई भी कार्य नहीं किया गया। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 कार्य हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ से जो विकल्प है उनको हमने कर लिया है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उनको हम देखते हैं। पहला है कार्य बराबर बल गुणित, यहाँ क्या आ जाएगा? फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। क्या हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन। अगला देखते हैं, 1 जूल बराबर क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर। अगला देखते हैं, तीसरा खाली स्थान, जब बल विस्थापन की दिशा की विपरीत दिशा में लगता हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य लग रहा है तो जो कार्य है बल किस दिशा में लग रहा है? विस्थापन की विपरीत दिशा में। तो कार्य है जो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहती हैं? कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहती हैं। कार्य करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो निहित ऊर्जा है उसे क्या कहती हैं? गति के कारण जो ऊर्जा है उसे हम क्या कहती हैं? गतिज ऊर्जा कहती हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहती हैं। अगला देखते हैं हम, इसमें जो एक वाक्य में उत्तर है उनको लिखना है। एक वाक्य के जो प्रश्न है देखिए, सबसे पहले किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक है क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv²। अगला देखते हैं, एक जल पंप कुएं से पानी खींचकर ऊपर रखी टंकी में भर देता है। इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा किस को रूपांतरित हो जाती है? किस में रूपांतरित हो जाती है? तो है जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। पंप है जो क्या करता है? कुएं से पानी खींचकर ऊपर रखी टंकी में भर देता है। तो जो पंप के द्वारा विद्युत ऊर्जा के द्वारा है जो उसमें यांत्रिक ऊर्जा में कार्य कर रहा है। अब देखते हैं अगला, 5 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। mv²। इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें मान रख के देखते हैं, 1/2 द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। वेग कितना है? 10। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 100। इसको हम काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 50। 5 गुणित 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 250 जूल। क्या आ जाएगा यहाँ पर? जूल। अगला देखते हैं, चौथा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। विज्ञान के अनुसार कार्य कब माना जाता है? कब माना जाता है? जब उसकी स्थिति में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। विज्ञान के अनुसार कार्य कब माना जाएगा? जब कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए तो कार्य किया। यदि परिवर्तन नहीं होता है, उसी स्थान पर है जहाँ रखी है, तो कोई परिवर्तन या हमारे द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया।
अब देखते हैं पाँचवा, जब बल और विस्थापन है जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना होता है? कार्य कितना होता है? तब 0 होता है, शून्य होता है। किसी वस्तु पर n बल लगाने पर यह बल की दिशा में कितनी 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा? फॉर्मूला होता है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। अब यहाँ दिया गया है बल कितना लगा रहे? 8 न्यूटन, विस्थापित कितनी हो गई? 12। तो हमारा जो कार्य है क्या हो जाएगा? 96 जूल यहाँ पर जो हमारा कार्य हो जाएगा। अब अगला अध्याय जो इसके क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय कौन सा है? अध्याय 12, यहाँ ध्वनि। इस अध्याय से 8 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाने हैं। अब इनमें देखते हैं 2 अंकों की क्या रहेंगी? वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगी। एक प्रश्न रहेगा 2 अंक का और एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। बड़ा वाला प्रश्न यहाँ पर एक 4 अंक का भी रहेगा। सबसे पहले देखते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। पहला विकल्प है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता है जो किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता आवर्तकाल पर, आवृत्ति पर, आयाम पर या तरंगदैर्घ्य पर किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। अगला देखते हैं ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य है जो किस पर निर्भर करता है? आवर्तकाल पर, आवृत्ति पर, आयाम पर या तरंगदैर्घ्य पर किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में है जो ध्वनि की चाल तीव्र होती है? तो यहाँ पर स्टील, जल, वायु, हाइड्रोजन। क्या आंसर हो जाएगा? स्टील है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो रिक्त स्थान, खाली स्थान है उनको देखते हैं। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं से ध्वनि है जो विभिन्न वस्तुओं की खाली स्थान करने के कारण उत्पन्न होती है। किन के कारण उत्पन्न होती है? कंपन करने के कारण है जो ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यमात्मक माध्यम से खाली स्थान तरंगों के रूप में संचरित होती है। कैसे? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। अनुदैर्घ्य। अगला देखते हैं, तीसरा है यहाँ पर ध्वनि संचरण में माध्यम की कण आगे नहीं बढ़ती, केवल क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य ही संचरित होती हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विक्षोभ। अनुदैर्घ्य नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ध्वनि संचरण में माध्यम की कण आगे नहीं बढ़ती, केवल क्या होती हैं? विक्षोभ। विक्षोभ क्या करते हैं? संचरित होती हैं। अगला देखते हैं ध्वनि तरंग है जो किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग है जो अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य है जो तरंग है, ध्वनि तरंग। पांचवा देखते हैं ध्वनि संचरण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण, ध्वनि को आगे बढ़ाने के लिए है जो माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा की लंबवत गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एकांक समय में दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? एकांक समय में, इकाई समय में दोलनों की जो संख्या उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति उसे कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ एक वाक्य में उत्तर है जो वो देखिए, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? तो हमारी जो मस्तिष्क में है ध्वनि की जो संवेदना है कितने समय तक बनी रहती है? 0.15 सेकंड तक ये बनी रहती है। अगला देखते हैं सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास कितनी है? कितनी परास के वो सुन सकता है? तो यहाँ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वह सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज तक वह क्या करता है? इतनी परास की ध्वनि को वह सुन लेता है। अब श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? अब श्रव्य ध्वनि है जो 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं? कम होती हैं। 20 हर्ट्ज से जो ध्वनि कम होती हैं उनको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि वे हैं जो जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। तो ऐसी ध्वनियों को क्या कहा जाता है? पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए
किन ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए है जो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। किनका किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षणक किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे अपने मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? तो कौन करता है? तारतम्य या आवृत्ति? क्या है? तारतम्य या उसकी आवृत्ति है जो क्या करता है? आवाज़ पहचानने में मदद करता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 2 अंक की प्रश्न है, उनको देखते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? संपीड़न और बेलन क्या है? किसी ध्वनि स्रोत से आवृत्ति आवृत्ति है जो 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की परावर्तन की व्यवहार की हमें उपयोग बतानी है। अनुकरण क्या है? इसे कैसे कम किया जा सकता है? वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? अब जो 4 अंक का क्वेश्चन आना है, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, देखिए, ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं? किन कारकों पर यह निर्भर करती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोनार चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है? इसका वर्णन कीजिए। और ये सोनार की कार्यविधि चित्र बनाकर भी यह भी समझाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन ये है इम्पोर्टेंट, एक पनडुब्बी पर लगी सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उनकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। पनडुब्बियों से इसकी चाल की गणना करनी है। गणितीय क्वेश्चन है। गणितीय क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना होती है। अब देखते हैं यहाँ पर हम इसके बाद के जो प्रश्न है IMP, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे।